नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ हैं कर्नल मेहर सिंह दहिया जी। और दहिया साहब सोनीपत से आए हैं और सुबह सुबह मुझे लगता है खुद ड्राइविंग करके आए हैं आप। नहीं, ड्राइवर है साथ में। ड्राइवर है, चलो मेहरबानी है आपकी। धन्यवाद। मैंने सोचा आप ही सुबह। नहीं, पानीपत तो मैं खुद ही गया था। अच्छा फिर रास्ते में ड्राइवर को बुला लिया था जी। क्योंकि एक नाइट स्टे करना था और एक दो जगह और जाना था। दहिया साहब, आप सबसे पहले मैं बातचीत शुरू करने से पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा और आप भी हमारे दर्शकों को बताइए कि कर्नल मेहर सिंह दहिया जी हैं कौन। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ शुक्रिया सर। कि आपने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया जी। और आपके माध्यम से हम भाइयों से अपनी एक सोच के बारे में साझा करने का मौका दिया। जी। मैं आपका तहे दिल से पुनः शुक्रिया। आभार हूँ। मैं एक गांव है खरखौदे के पास में, सेरी खांडा बोलते हैं। मैं सेरी गांव से हूँ। मैं एक फार्मर सोल्जर फैमिली से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, फादर भी आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में हूँ और मेरा बेटा भी आर्मी में है। अच्छा, तो 4 पीढ़ियाँ हैं। 4 पीढ़ियाँ हैं और बाकी रिश्तेदारी में दामाद हैं। 2 मेरी भतीजी भी अफसर हैं, एक एयरफोर्स में है, एक आर्मी में है। उनके हस्बैंड भी टेस्ट पायलट हैं। तो ऐसे करके ये हमारा एक मूल बात है। पिताजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूरे टेन्योर में रहे, मेसोपोटामिया जिसे आज इराक कहते हैं। अच्छा जी। और 17 पूना हाउस जो इंडियन आर्मी की एक सबसे हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है, उसमें वो दफेदार से इंजर्ड होके आए डिसेबिलिटी पेंशन के साथ। अच्छा जी। उनका सपना था, वो मुझे कहते थे कि मैं अपने बेटे को, जो अंग्रेज स्क्वाड्रन कमांडर था उनका, मैं उनके पद चिन्हों पे रखना चाहता हूँ। अच्छा। उन्होंने मेरे को 64 में सैनिक स्कूल में भेजा, चित्तौड़गढ़, जहाँ अपने धनखड़ जी उपराष्ट्रपति पढ़े। उपराष्ट्रपति जी हैं, वो हमारे से 1 क्लास सीनियर थे। अच्छा। और मेरे लिए वो ज़िंदगी की एक अहम और बहुत ही ज़रूर डेस्टिन्ड बिगनिंग थी। मैं वहाँ से 10th करके मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया। उसके बाद मैं ट्रेनिंग 10th के बाद ही एनडीए में जाते थे? हाँ, उस टाइम पे 10th के बाद होता था। इनफैक्ट मैं 10th के बाद घर नहीं आया। अच्छा। वहीं से अपना बक्सा उठाया और सीधा नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके। क्योंकि उस टाइम 5 चांस मिलते थे, मैं फर्स्ट चांस में ही पहले चांस में हो गया। पहले चांस। तो जब आप ऑफिसर बने आपकी उम्र क्या थी? ऑफिसर जब मैं बना तो मेरी तकरीबन 20 साढ़े 20 साल उम्र थी। 16 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्ज़ाम पास हो गया था और फर्स्ट चांस में मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन चले गए थे। उसके बाद में मैं जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं उस रेजिमेंट में गया। अच्छा। और मेरा ये मेरी जो कर्म भूमि रही है, जो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट पार्ट में जो लोग मेरे साथ रहे हैं, वो लोग हैं जो कि मिसअंडरस्टूड हैं। मुझे दुख होता है, मेरी सारी ज़िंदगी उनके साथ में कटी है। मेरे से या मेरे साथ के मेरे अफसरों से ज़्यादा उनको कोई बेटर नहीं समझता। कश्मीर से मेरे जवानों के साथ आज भी संबंध हैं, मेरे फेसबुक पर ही फ्रेंड हैं और मैं विजिट भी करता रहता हूँ। जबकि रेजिमेंट कौन सी थी? जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। लाइट इन्फेंट्री। हाँ, मलेशिया से स्टार्ट हुए। मलेशिया से? हाँ, मेरा कमीशन जो, हम फर्स्ट ऑफिसर थे फर्स्ट बैच के, जो सीधे आईएमए से, क्योंकि इसको इंडियन आर्मी में शामिल करना था। अच्छा। तब तक ये पैरामिलिट्री फोर्स थी। ओके। तो उन्होंने एक पहला बैच डायरेक्टली आईएमए और ओटीए से भेजने शुरू किए। मैं उनमें से हूँ और मुझे गर्व है कि जब हम इंडियन आर्मी में शामिल हुए तो उस बैच में मैं पहला अपनी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर बना। अच्छा, सीओ आप बने? हाँ, ठीक है। तो 34 साल में अलग अलग जगह पे किया। 1984-85 में सियाचिन ग्लेशियर में था। वहाँ से इतिहास में मेरा नाम है, वहाँ से मेरे को शौर्य चक्र मिला। अच्छा। और सियाचिन में और वो एक ऑपरेशन है, उसका मेरा पॉडकास्ट है, मैं आपसे शेयर करूंगा, आप उसको सुनिए। वो तकरीबन 1 घंटे की मेरी। थोड़ा सा बता दीजिए क्या। 84 अप्रैल में इंडियन आर्मी ने सियाचिन पे कब्जा किया।
कब्जे के बाद में जब होते होते वहाँ पे वेदर बहुत ख़राब होता है, तकरीबन 19,000 प्लस की हाइट है और -60 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। शायद ऑपरेशन मेघदूत, क्या नाम था? यस, मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। तो जब ये ख़त्म हो गया, पाकिस्तान हमसे पहले वहाँ नहीं पहुँच सका जहाँ हम पहुँच गए, लेकिन पहुँचना एक बात थी, उस जगह को होल्ड करना, बनाए रखना, वहाँ अपनी मौजूदगी रखना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय पे मैं वहाँ कंपनी कमांडर था। अच्छा। और वहाँ उस टाइम पे एक ही नॉर्थ मेन ग्लेशियर जिसे बोलते थे, वो तकरीबन फ्रंट का 70 किलोमीटर का मैं अकेला कमांडर था 11 साल की सर्विस के साथ। तो जब वो दिसंबर के महीने में उन्होंने तैयारी दोबारा शुरू की, जबकि वहाँ पे इम्पॉसिबल है, पाकिस्तान ने शुरू की और मैं सियाला एक पास है जो कि सियाचिन जहाँ से ख़त्म होता है और वहाँ से कोंदूस ग्लेशियर स्टार्ट होता है। कोंदूस ग्लेशियर स्कार्दो की तरफ जाता है जी, वहाँ पे मैं कंपनी कमांडर था। उन्होंने एक रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी और तकरीबन 500 जवान, जो कि पाकिस्तान आर्मी के SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप, जैसे अपने NSG वाले, हाँ, जैसे हमारा NSG का स्पेशलिस्ट बोलते हैं, वो स्पेशल फोर्सेस की टॉप लेवल की वो, उन्होंने उनको लगाया। तो मुझे एहसास हुआ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 15 जवान थे, बाकी 70 किलोमीटर में मेरी कंपनी फैली हुई थी। मेरे पास में कोई कनेक्शन नहीं था और मैं एक मायने में मैं अकेला ही था और मेरे साथ कुछ जूनियर ऑफिसर भी थे, वो पीछे की तरफ थे। तो उन्होंने जब कब्जा करने का शोल्डर जो था, जिसके मैं पास में बैठा हुआ था, और ऊपर से उस साइड में जो कि मुझे दिखाई नहीं देता, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी तैयारी करके वो चोटी पे तकरीबन पहुँच गए थे। अच्छा। तो हेलीकॉप्टर एक दिन आया, कोई 15-20 दिन के बाद मैंने पायलट को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप ज़रा इसके ऊपर फ्लाई ओवर दिस हाइट, वो है 5966 मीटर्स, तकरीबन 19,000 फुट की ऊंचाई थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फोर्स इकट्ठी हो रखी है आपको दूसरी साइड, ऑन द अदर साइड। और उस समय मेरे पास टोटल मिला के, मैं खुद कंपनी कमांडर, मेरे साथ मेरा डॉक्टर कैप्टन MLV भट्ट और 23 जवान थे। आप लोगों की 23 की? हाँ, और वो तकरीबन 500 थे और एक रेजिमेंट आर्टिलरी की, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, साथ में ले रहे थे हैवी मोटर्स। तो जैसे उनको पता चला कि हमें पता चल गया है, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया। अच्छा। वो ऑलरेडी टॉप पे थे और वो, मैं तो टेंट में रहते थे उस टेम्परेचर में, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी उस समय। उसमें जो है उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया और मेरे को हुक्म था कि आपने रात को जो है ऊपर पहुंच के उनको रोकना है, इस जगह को कैप्चर करना, बिकॉज अगर वो पॉइंट उनके हाथ में चला जाता तो 70-75 किलोमीटर तो उनको रोकने वाली कोई फोर्स नहीं थी। तो सही मायने में देखा जाए तो उस एरिया को होल्ड करने वाले मैं एज ए कंपनी कमांडर और मेरे, तो सिर्फ 25 लोग ही आप लोग रात को चढ़ गए? टोटल 25 आदमी थे। वो 23 थे। उसमें एक नर्सिंग असिस्टेंट, 2 सिग्नल के और बाकी मेरे नूनूज। हम लद्दाख स्काउट के लड़कियों को प्यार से हम उनको नूनू बोलते हैं। नूनू मीन्स यंगर ब्रदर। मैं 15 लोगों को लेके रात के समय 11 घंटे -60 डिग्री टेम्परेचर में 125 किलोमीटर की स्नो ब्लेजर्ड, उसमें मुझे नहीं पता कि मैं टॉप पे कैसे पहुंच गए। मैं सुबह 5 बजे पहुंचा तो मैंने देखा पूरा सीन। और तो बाउल जाटों वाला काम कर दिया था आपने। वो जाट पना था लेकिन बावड़ा नहीं। वो पूरी जिम्मेवारी के साथ में और जज्बा जाट वाला था। तो मेरे कमांडर आए थे, 10 मिनट रुके, बिकॉज हेलीकॉप्टर उससे बंद नहीं करते। 10 मिनट में चले गए और उसका एक ही हुक्म था कि सुबह तक मुझे ये हाइट आपके कब्जे में चाहिए। मैंने कहा सर मैं वायदा नहीं करता, लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। और मैं भागा नहीं। वो पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री में भी वो चैप्टर है। अच्छा,
पढ़ाते हैं वो लोग? वो हमारे जो ऑपरेशन है उसका जिक्र है वहाँ पे उनकी किताब में भी, क्योंकि वो एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने उस बॉर्डर को हमेशा के लिए सेटल कर दिया और इनडायरेक्टली पूरा सियाचिन फर्मली हमारे कंट्रोल में आया। आप कितने बजे पहुंचे ऊपर? मैं शाम को 6:20 पे चला, जब उनका फायरिंग ऑलरेडी हैवी मशीन गन का और तोप का फायर हो रहा था। ओके। वो फायर के बीच में से हम चले और फिर वहाँ पे क्या है कि क्लाउड्स आ जाते हैं तो विजिबिलिटी नहीं होती, तो वैसे अंधाधुंध फायर का कोई मतलब नहीं। तो उसमें फिर जो है मैं 6 दिन वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं, 6 दिन बगैर खाना पानी नींद के हम वहाँ जिंदा रहे। और जिंदा ही नहीं रहे, वो जो पूरा अटैक था बहुत ही डेलिबरेट अटैक था, उसको हमने हमेशा के लिए नाकारा कर दिया। और सियाचिन आज भी हमारे। तो जब आप लोग टॉप पे पहुंचे तो फिर वो नीचे चले गए? ना, वो उधर ही थे। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मुझे जहाँ पे पहुँचाया वो जगह जहाँ तक वो पहुँचे हुए थे वो तकरीबन 200 मीटर पे थी। अच्छा। वो भी पार्ट्स में थे। कुछ लोग मेन पार्टी बेस के उनके साइड से बेस में थी, कुछ आधेक चढ़ चुके थे, कुछ 3/4 चढ़ चुके थे। और ये जो हैवी मशीन गन जो पहली शाम को मेरे पर फायर कर रही थी वो मेरे से तकरीबन 200 मीटर दूर थी। और मैं उनसे हाथ का जैसे अगर ऐसे देखें, मैं यहाँ पे था और वो यहाँ बैठे हुए थे। तो जैसे विजिबिलिटी क्लियर होती तो वो अटैक करते, हम उसको जितना एमिनेशन था, खाना वहाँ पे मैंने 35 kg वज़न मेरा 1 हफ्ते में गायब हुआ। अच्छा। और मेरे एक बार लगा होगा गई, लेकिन जज्बा वही था। जज्बा वही था कि मैंने अपने जवानों को ये कहा था कि डेड और अलाइव यहाँ से हमने हटना नहीं है। लेकिन मैं वैसे तो यकीन नहीं दिला सकता, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इससे ज़्यादा मेरा कोई एश्योरेंस नहीं। ऊपर वाले की देन है और ये जो हरियाणवी सोल्जर का जो जज्बा है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कामयाब हुए और वो आज भी इतिहास का हिस्सा है। देखो, ऑपरेशन मेघदूत जब चल रहा था हाँ, तब मैं 1 साल का था। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। तो किताबों में भी मैंने पढ़ा है ऑपरेशन मेघदूत। अब मुझे आज पहली बार आपसे पहले भी मिला हूँ, तो मुझे ये नहीं पता था कि आप ऑपरेशन मेघदूत के सोल्जर हैं। और बहुत ही उस जो लड़ाई थी ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन में हमें हमेशा आगे रखती है वो चीज़। और मिलिट्री हिस्ट्री में बहुत गर्व के साथ उसको पढ़ाते हैं। मैं आपको इसमें एक ना एज ए हिस्ट्री एनालिस्ट मैं आपको एक बात कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में अगर आप 4-5 जो मेन ऑपरेशन हुए 47-48 में हमने टेरिटरी खोई है, ठीक है। 62 का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 65 कुछ उन्होंने लिया कुछ हमने लिया, लेकिन फिर जैसे थे हो गए। हमने हाजीपीर छोड़ना पड़ा कुछ और चीज़ों की वजह से वगैरह वगैरह। हम लाहौर 3 जाट जो है लाहौर के डोगराई में बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए, उनको भी पीछे हटना पड़ा। तो फिर उसके बाद में जो है ये 84-85 आता है। 99 में हमने अपनी पोस्टें वापस ली। कारगिल का अगर आप देखें तो बेसिकली जो टेरिटरी उन्होंने कब्जा कर ली थी हमने उसको छुड़वाया है। ये सियाचिन वाला जो ऑपरेशन है ये 70 साल के मिलिट्री इतिहास में ओनली ऑपरेशन है जहां हमने टेरिटरी ऐड की है। जो 71 में हमने टेरिटरी दी थी बांग्लादेश में, वो हमने दे दी किसी और को। तो अगर आप इसको 70-80 ईयर्स का इतिहास देखें तो सियाचिन में तकरीबन 3500 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें आपके पास एनिमेशन क्या था लड़ाई के टूल्स? एमिनेशन में स्मॉल आर्म्स ही थे हमारे पास में और आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। सिग्नल कम्युनिकेशन भी जीरो था। मेरे से पूरे सियाचिन ग्लेशियर में मेरे से कोई सीनियर अफसर नहीं था, ना ही उनसे कोई कांटेक्ट था। रेडियो से मैसेज आते थे। इनफैक्ट मेरे पास लेफ्टिनेंट PN हून साहब हमारे 15 कोर के कोर कमांडर थे।
उनका रिटन मैसेज है, उसमें लिखा है कि भी आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसको और अच्छा करो, किसी भी हालत में आपने पीछे नहीं हटना है, आपकी पार्टी का हर जवान आखिरी गोली तक लड़ेगा। ये रिटन ऑर्डर है मेरे तो पास। कितने लोग आप लोग जिंदा लौटे उधर से? कितने लोग जिंदा लौट पाए वहां से? मैं सबको जिंदा लेकर आया, अच्छा, जिसमें से 9 लोगों के पैर कटे, पैर कट गए, ज़्यादा की टो कटी, एक मेरा बर्फ में गड़ गए। हाँ, बर्फ में गड़ गए थे, वो गैंग्रीन हो गई थी। तो जब गैंग्रीन सेट इन हो जाती है, और हम तो गैंग्रीन होने के बाद भी फिर वहाँ पे कई दिन रहे, तो मैंने खाना वो भी आईवी ड्रॉप के माध्यम से 8 दिन के बाद मिला। और मेरी बॉडी पे फिर हमारे एक डी पास नाम की एक संस्था है आर्मी की, उसके साइंटिस्ट को ले लाया गया हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरे पे रिसर्च की, मेरी बॉडी पे मेरे से कोई सैकड़ों सवाल पूछे, कैसा महसूस होता था, कैसे जिंदा रहे, सोए नहीं, खाया नहीं, और फिर भी कॉम्बैट में हैं तो कैसे हुआ। तो वो आधार बना उसके बाद में ट्रूप्स इंडक्शन के लिए वो स्टडी। तो आज भी वो वहाँ पे उनकी उसमें है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आपको देख के ऐसे लगता नहीं कि आप इतने टफ सोल्जर रहे हैं? मैं जब गांव में था ना, मैं इतना प्लम्पी था और पिंकिश था मेरा। अच्छा। और मैंने जाट बनिया कहा करते, बनिया जाट। और जब मैं इंडिया में गया तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि यार ये भी अफसर है, ये भी अफसर बन सकते हैं। लेकिन फिर मैं खुद ही अफसर नहीं बना, उसके बाद में फिर मैं असेसर गया जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में। और मैंने हज़ारों कैंडिडेट देखे हैं। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, 6 दिसंबर को राजीव जून का बर्थडे है, जो कि अशोक चक्र पोस्थुमस थे, रोहतक के थे। और उसके साथ में सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह भी रोहतक के थे, वो भी अशोक चक्र हैं पोस्थुमस। ये दोनों अफसर मैंने सेलेक्ट किए थे बेंगलोर में। अच्छा जी। और वो एक ही यूनिट में थे और दोनों अशोक चक्र थे। तो मैं खुद ही नहीं बना, मेरे में जो असेसमेंट की बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है। और बहुत से ऐसे मुझे मौका मिला इस बात का। और वो भी पहले मैं बेंगलोर रहा, फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद भेजा, फिर मेरा कमांड का टाइम हो गया तो मैंने जाना बंद कर दिया। तो वो एक नेचुरल है। तो कितने साल सर्विस की आपने? किसके? सर्विस कितने साल रही आपकी? मैंने 10 साल तो आप ट्रेनिंग मानो, 6 साल सैनिक स्कूल में, 4 साल एनडीए और आई में, और 34 साल सर्विस किया। तकरीबन 44 ईयर्स यूनिफॉर्म हो गए। 4 साल और कर सकता था, मैंने कहा बहुत हो गई। अब मैं समाज को देखता हूँ। पिछले 17 साल से धर्मेंद्र भाई मैं समाज में हूँ। देख लिया आपने समाज? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जैसा सफ़र बहुत कम लोगों का है। कैसा है हमारा समाज, हरियाणवी समाज? मैं तकरीबन 2007 में यहाँ पे आया और मेरी पहली एंट्री दैया खाप में एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में थी। जरौठ में एक खूनी विवाद था, वहाँ के एसएचओ ने मेरे को इन्वॉल्व किया और मुझे खुशी है कि समाज की मदद से और उनके 16 दिन आगे थे, वो मसला हल हुआ। आज भी मैं सूबेदार दलेर सिंह साहब, जो कि एक पार्टी की दूसरी पार्टी के थे, उनके घर आता जाता हूँ और बहुत आदर सम्मान के साथ में वो मेरे को वो करते हैं। उसके बाद में मैं जीव जंतु कल्याण बोर्ड की रीजनल कमेटी का कोऑप्टेड मेंबर रहा। फिर मैं हरियाणा गौ सेवा आयोग का फाउंडर मेंबर रहा। ये अपने हिज एक्सीलेंसी आचार्य देवव्रत जी जो गवर्नर साहब हैं, हम दोनों साथ ही थे। उसके बाद जो है फिर मैं खा पंचायतों में दैया का स्पोक्समैन रहा। जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस था तो मैंने दैया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस लड़ा। हमारे बहुत ही आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब हमारी अगवा कर रहे थे और यहीं पर रोहतक में मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा अभी मैं कर्नल दैया को अपने साथ लूँगा, मेरा सौभाग्य है। जनरल वत्स साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, वेरी मैच्योर्ड और बहुत ही हमारा सामाजिक आदमी है वो, अच्छे सामाजिक व्यक्ति, बहुत सामाजिक आदमी, मेरे को बहुत प्यार करते हैं।
ये सेकंड जाट में आरएमओ रहे हैं और मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत ही सलीके के और मैच्योर्ड और वेरी केयरिंग। मेरा गर्व है कि मेरा उनके साथ में भी संबंध रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में उस केस में हमेशा जनरल साहब आगे थे और उन्हीं की अगुवाई में सारा कुछ काम हुआ। फिर मैं इसमें हो गया। फिर मैं एक हरियाणा एकेडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर है, वहाँ मेरे को किसी ने कहा कि भाई, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, तो 500-700 किताबें मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि मैं 15 साल हो गए मैं टीवी नहीं देखता जी, और मुझे इन किताबों का, और अब मैं फेसबुक पर भी काफ़ी कुछ लिखता रहा। और ये भी सरप्राइज धर्मेंद्र भाई, मैंने तकरीबन 150-200 रागनी लिखी। हाँ, एक एल्बम भी रिकॉर्ड कराया। खैर आपका नाम उनके नाम पे रखा गया है। आपके घर वालों ने जब सोचा होगा कि जाट मेहर सिंह, मैं उनको गुरु मानता हूँ। और वो आपके पिताजी नेचुरली उनके फैन रहे होंगे। हाँ, वो उसी टाइम थे। हाँ, वही दौर था। वो मैं सिकंदराबाद में डिप्टी कमांडर था, तो जिस बंगले में मैं रहता था, मैंने अपने फादर साहब को इनवाइट किया कि आप आइए कुछ दिन रहिए, तो मैं उसी बंगले में था। बिकॉज ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गए तो बोलाराम एक कंटोनमेंट है सिकंदराबाद में। हाँ जी, मैं भी बोलाराम में था। अच्छा। इनकी यूनिट वहीं से डिस्पैच हुई थी, मेहर सिंह जी की। हाँ, ये भी थे वहाँ पे। हाँ। मेरे फादर की रेजिमेंट 17 पूना हाउस, ये भी वहीं से गए थे। और मेरे फादर ने कहा कि मुझे गर्व है कि इसी बंगले में मेरे एजुटेंट साहब रहते थे। अच्छा। वो तकरीबन 100-125 साल पुराना जो है बंगला था, उसमें इट वॉज अलॉटेड टू मी। तो इतिहास घूम फिर के जो है ना बहुत कुछ कहता है जी। हर एक सैनिक की परसेप्शन से अगर आप देखें तो सैनिक का विजन जो है ना बड़ा हो जाता है, बिकॉज जो ट्रेवल करता है वो देखता है, महसूस करता है। सैनिक बड़े इनोसेंट होते हैं। सैनिक बड़े इनोसेंट होते हैं। आप फौज में जब थे तो आप अपने जो जवान रिटायर आते थे उनको सिखा के भेजते थे कि तुम जाओगे, तुम्हारे पैसे लूट लेंगे लोग, तुम इनोसेंट हो, तुम जल्दी भरोसा कर लोगे लोगों पे, अपने पैसे मत देना रिटायरमेंट के। मैं इसको थोड़ा से बड़े विस्तार से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि हमारे देश में 3 किस्म की क्लासेस हैं जी। बाय द वे, हमारा संविधान कास्ट की बात नहीं करता, वो क्लास की बात करता है। तो मेन जो हमारे देश में एक मिलिट्री क्लास है, ओके, एक पॉलिटिकल क्लास है और एक बिजनेस क्लास है। ठीक, ये ब्रॉडली हमारा देश मिलिट्री क्लास, पॉलिटिकल क्लास और बिजनेस क्लास, कॉर्पोरेट का हुआ। बहुत ही डेफिनेशन ही कमाल की है ये तो। नहीं, इसमें अगर आप मिलिट्री क्लास में ये लोग हैं। हाँ, मिलिट्री क्लास, अभी मिलिट्री क्लास में जो है हमारी अपनी एक हेरिटेज है जो कि 1750-55 से शुरुआत होती है, और लॉर्ड क्लाइव के टाइम से बंगाल इन्फेंट्री की यूनिटें रेज हुई और फैलते 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 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पीक पे पहुंचे। जब हम हैंड ओवर किया, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उस टाइम वी हैड द बेस्ट ट्रेन्ड आर्मी इन द होल वर्ल्ड। ये हमारा विरासत है। ये मैं कई बार कहता हूँ कि मिलिट्री क्लास ये बताना भूल गई कि हम इस देश में क्यों हैं और हम क्या कर रहे हैं। हाउ डू वी जस्टिफाई आवर एग्जिस्टेंस, हमने बताया नहीं, और लोगों ने सिर्फ हमें इनोसेंट और हमारे उसमें मान के हमारे को थोड़ा सा अलग हो गया। मैं दावे के साथ अपने, क्योंकि मैं राजस्थान में पढ़ा और पूरे देश में कोई भी इंसिडेंसी हुई उसका हिस्सा रहा हूँ, सियाचिन में रहा हूँ, असेसमेंट में रहा हूँ, कॉम्बैट में मैन कमांड किए हैं फायर में, और यहाँ आने के बाद में चाहे वो एनिमल वेलफेयर है, चाहे विमेन एम्पावरमेंट है, चाहे यूथ एम्पावरमेंट है, चाहे खाप पंचायत हैं, चाहे और कोई है, मैंने कोई फील्ड नहीं छोड़ा। मैं तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर हरियाणा में घूम चुका हूँ, पलवल से लेके सिरसा तक। भाई अगर मैं जाऊँ ना, 2 आदमी नमस्ते करने वाले जरूर मिल जाएंगे। ये मेरी अचीवमेंट। नमस्ते तो आपका जो रुतबा है वैसे ही कर देगा आदमी। एक तो आपका ये जो दाढ़ी का स्टाइल है ना, बहुत ही मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। वो दाढ़ी का स्टाइल भी, इसके पीछे भी थोड़ी सी रीजन है। मेरी वाइफ 2015 में चली गई। अच्छा। तो मेरी बेटी USA में रहती है, वो ले गई मेरे को।
तो वहाँ पे जो है अपने बार्बर शॉप वगैरह का ज़्यादा नहीं था, तो मैंने दूसरी बार दाढ़ी रखी। ओके। और थोड़े दिन के बाद में मैं ड्रेसिंग अप का काफ़ी शौकीन हूँ। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी से सीखा मैंने। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ ड्रेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट और ये सब चीज़ों पर बहुत जोर होता है। दे ग्रूम अस वेरी नाइसली। तो फिर ये दाढ़ी बनते बनते इस शेप में आ गई। फिर एक बार्बर मेरे को मिल गया बिजनौर का, मुस्लिम भाई। अच्छा। उसने फिर ये शेप दिया। फिर लोगों ने कहा ये काटनी नहीं है, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। पहली बार सियाचिन में 3 महीने जब मैं था तो उस टाइम दाढ़ी रखी थी। उस टाइम जवानी थी और चेहरा भरा। तो आप इसको खुद ही ट्रिम कर लेते होंगे? हाँ, सब कुछ। मैं इसमें ना कुछ लगाता, न बत्तड़ के मुंह धो गए, अरे एक ऊपर न कर लिया, न्यू की न्यू बनी रहे। वो हमारे मित्र हैं, वो कर्नल योगेंद्र सिंह जी। हाँ, उनके बाल बिल्कुल आप जैसे हैं। हाँ, पर वो दाढ़ी नहीं रखते। हाँ, वो मेरे साथी हैं। अच्छा अच्छा। जब मैं डोडा में पोस्टेड थे, मैं डिप्टी सेक्टर कमांडर था, वो एक यूनिट कमांड कर रहे थे। अच्छा। बहुत ही जाने माने इतिहासकार हैं। बहुत आपकी तरह बहुत पढ़ते लिखते हैं। वेरी क्लियर हेडेड, एब्सोल्युटली टू द पॉइंट, प्रोफेशनल आदमी है। हमारा सौभाग्य है कि हम वहाँ भी इकट्ठे थे और यहाँ भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपके बात करूँगा हरियाणा आपकी नज़र में कैसा है। इससे पहले एक सवाल और है। ये जो अपने उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, जो आपके साथ चित्तौड़गढ़ में 1 साल सीनियर थे, इनकी कुछ बातें बता सकते हैं? जब मैं 64 में 9 मार्च 1964 में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ गया, मेरे लिए ये कल्चरल शॉक था। अच्छा। कि हरियाणा के गांव से मतलब मिडिल स्कूल विधलान से निकल के सीधा वहाँ जाना। कुछ समानताएं भी अपने, आप सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, मेरी बेटी भी सैनिक स्कूल में पढ़ती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं आभारी हूँ राजस्थान के लोगों जिनसे मैं आज भी कनेक्टेड हूँ, उन्होंने मेरा रूप परिवर्तन किया। एंड जो लिंगुअल चेंज आया वो ये सिर्फ मेरी राजस्थान के एक्सपोजर की देन है। वो बड़े सभ्यता से बोलते हैं ना, वो सलीका है। और आप उसको कल्चर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो बहुत कुछ है। देखो, इंसान के साथ सलीके से हो, बाकी जीवन है, सबको अपना अपना चलाना, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वही बात सलीके से, रीजनिंग के साथ और एक सभ्य तरीके से अगर कही जाए तो उसमें दम और बनता है, वो बेटर रहता है, उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे अगर आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि लड़ाई है इनिशिएटर और रिसीवर की, तो जब इनिशिएटर वायलेंट हो जाता है तो रिसीवर स्विच ऑफ कर देता है। तो धनखड़ जी आपसे 1 साल सीनियर? मेरे से 1 साल सीनियर थे। हमारे हाउस, वो जयमल हाउस के, मैं प्रताप हाउस में था, हमारे साथ साथ दीवार लगी हुई थी। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट। स्कूल में इनका टॉप लेवल के लोगों में नाम था, स्टूडेंट्स में। अच्छे स्टूडेंट्स थे, बेस्ट। और जब ये डिबेट वगैरह में होते थे तो एक्सटेम्पोर जैसे बोलते थे, जैसे टर्राटे से। क्या बात है। इनका, ही वॉज वन ऑफ आर एकेडमिकली, ही वॉज द बेस्ट। जगदीप धनखड़ के मुकाबले में चाहे वो डिबेट हो रही हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, इवन नेचर वाइज बहुत ही जेंटल एंड केयरिंग। मैं बाद में भी जब सुप्रीम कोर्ट में साहब प्रैक्टिस कर रहे थे, 1-2 बार मैं उनसे तब भी मिला। अच्छा। तो वही हाव भाव, ग्राउंड लेवल के आदमी, एंड वेरी सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग। ये कुछ बातें अब के में तो हैं, लेकिन शुरुआत वहाँ स्कूल में मैंने उनको देखा। तो आप लोगों की यूनियन भी होती होगी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए पास आउट की, आप मिलते होंगे? हाँ, मिलते रहते हैं। अब जैसे हम 69 क्लास के हैं, तो 2019 में हम सब इकट्ठे हुए थे। उसमें आर्मी कमांडर भी थे, कोर कमांडर नरेंद्र काद्यान थे, जनरल मारवा जो कि आर्मी कमांडर रहे हैं, और बाकी लोग आए थे। बहुत अच्छा लगता है, वो गैदरिंग होती रहती है, हमारी कल्चर का हिस्सा है। मैं अपने JNK के लोगों का हर साल करता हूँ नवंबर में। अभी भी मैं 10 नवंबर को करके आया हूँ, जहाँ से मेरे जवान पूरे जम्मू कश्मीर से आते हैं।
एंड पिछले 14 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। दे आर हैप्पी देयर? दे आर वेरी हैप्पी। और अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनको ब्रेवेस्ट पीपल मानता हूँ, खासकर कश्मीरियों के, क्योंकि 89 से आज तक मिलिटेंसी को झेलना कोई छोटी बात नहीं है, और उसी जगह पे बने रहना, मेरे ख्याल 4-5 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं उसी माहौल, उसी दबाव में, और फिर भी एक इन जगह नहीं छोड़ी हैं। वो बहादुर आदमी कर सकता है। यह तो सही माने अपनी जगह से जुड़ा हुआ, अदरवाइज आदमी बक्सा उठा के चाल पड़ा है। फिल्मों में कुछ दिखाते हैं, हकीकत में कुछ होता है? हाँ, वो तो बाकी तो आप मेरे से बेटर समझते हैं, आप उस फील्ड के हैं। लेकिन ग्राउंड पर जाके अगर सही माने में आपने फील करना, जानना है, देन यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड। मैं पिछले 2 साल में कुपवाड़ा में कर चुका हूँ, बारामूला मीटिंग कर चुका हूँ, वहाँ रहता हूँ। वो बड़े गांव ले जाते हैं। मेरे जो उस टाइम जवान थे, वो दे टेक मी टू द विलेजेस एंड आई गॉट नो हेजिटेशन, बिकॉज मैं उनको मजाक में कह रहा हूँ, मैं बेसिकली मजाकिया नेचर है मेरा, मजाक में कहता हूँ, मैंने कहा अगर मैं यहाँ मर गया तो ब्लेम तुम पे होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, मैं तो ऑलरेडी बोनस पे हूँ। तो दे रियली एंजॉय माई कंपनी। अच्छा सर, अब अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। हरियाणा एक सैनिक की नज़र में, तो ये जो इतना लंबा एक्सपीरियंस आपने बताया है, हरियाणा एक्चुअली क्या देखा है आपने? हरियाणा को किस तरह का है हमारा हरियाणा? हमारे आर्मी में जब हम किसी भी इश्यू को लेते हैं तो हम 2 टाइप की एप्रिसिएशन लिखते हैं। एक वो ऑपरेशन पे होती है, अगर ऑपरेशन करना, उस ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक एप्रिसिएशन भी लिखी जाती है, एडम एप्रिसिएशन। उसमें एक सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ओके। तो इस बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपनी 2-3 टर्म्स ऑफ रेफरेंस बता देता हूँ जी। मैं एक अलग इसलिए हूँ कि धर्म और पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ। ओके। आप मेरा कोई लेना मतलब देना नहीं है? ना धर्म से लेना देना है और ना ही पॉलिटिक्स से लेना देना है। मैं भगवान को तो मानते होंगे? हैं, भगवान को मानते होंगे? आस्था को मानता हूँ, क्रिएटर को मानता हूँ, बिचौलियों को नहीं मानता। ओके। मेरा उससे सीधा कनेक्शन है। ठीक है। सारी सारी जिंदगी का सुबह तैयार होकर काम के लिए मैंने एक ही बात कही है, अगर मैं अपना कर्म करूँगा, बाकी तू जाने तेरा काम जाना है। इससे ज़्यादा मैंने आज तक उससे ना कोई वो। हरियाणवी लोगों की एक अच्छी बात ये भी है कि वो भगवान से भी तू करके ही संवाद करते हैं। अगर जो लोग रूह से कनेक्टेड होते हैं ना, देखो एक होता कंठ से कनेक्शन, हम औपचारिकता निभाते हैं, शब्दों में डालते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर हम किसी भी वस्तु से, किसी भी आदमी से रूह से कनेक्टेड है, तो हमें औपचारिकता करने की जरूरत नहीं होती। ये फर्क है। एंड रिलीजन और फेथ में भी फर्क है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो रिलीजन को छोड़ दीजिए, जो हमारे फेथ का जो कनेक्शन है वो इतना एवॉल्व है, अनफॉर्चुनेटली उसको परिभाषित करके प्रोजेक्ट नहीं कर पाए लोग। नेचर के लॉज के साथ में उनको हाजिर नाजिर करके हमारा जो सोच है वो सक्षम भी है, सार्थक भी है, साक्षी भी है और साधारण भी है, सरल भी है। ये हमारे फेथ की 4 वो मैंने शब्द दिए हैं जी। सरल भी है, सक्षम भी है, सार्थक भी है और साक्षी भी है। खेत में हम जो बोएंगे उसका वो साक्षी है। ठीक बात है। उसको पहले हम करके तेरे को समर्पित करके बो रहा हूँ, इसको उगाना तेरा काम है, ऐसा और कोई उसमें नहीं होता। माई लाइन ऑफ थिंकिंग ऑन दिस इश्यू ये इसके साथ। ठीक है। पॉलिटिक्स का मेरा कोई लेना देना नहीं, बिकॉज मैं एक क्लास समझता हूँ, पॉलिटिकल क्लास, वो अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। आप मिलिट्री क्लास हैं इसलिए आपका उनके साथ कोई। दूसरी बात हरियाणा को, हरियाणा के 2 स्वरूप देखता हूँ और जिसको मैं तवज्जो देता हूँ वो सांस्कृतिक रूप है, जिसको पंडित जवाहरलाल जी ने डिफाइन किया अपनी किताब में कि दिल्ली के 365 मील चारों तरफ जो एरिया जो लोग हैं वो हरियाणा कल्चरल रीजन है।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा है ये बात? नहीं, उन्होंने 365 किलोमीटर की दायरा बताया। आई थिंक हरियाणा कल्चर जिसमें कल्चर सी दो रूप होते हैं किसी भी। एक होता है प्रशासनिक रूप, प्रशासनिक रूप अलग है, ये कल्चरल रूप है। जो कल्चरल रूप है जो कि 365 मील दिल्ली को सेंटर मानते हुए वो उसकी कॉमन कल्चर है। एक तो मेरी ये परसेप्शन है। दूसरी मेरी परसेप्शन ये है कि अगर हरियाणा को समझना है तो आपको 1857 को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके। क्यों कि हरियाणा का कार्डिनल जो चेंज है वो लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में हमारे को तोड़ के अलग अलग राजपूताना के साथ में, अवध के साथ में और पंजाब के साथ में जो जोड़ा, वो अस्तित्व कंबाइंड जो है वो सही मायने में हरियाणा कल्चरल रीजन है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनती बिगड़ती रहती हैं। अगर शुरू में देखा जाए 14 स्टेट थी मेरे ख्याल में, 47, आज हम कितनी हो रखी हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इनफैक्ट इस रेफरेंस में आपको बताना चाहता हूँ, लॉर्ड कर्जन जो है बहुत ही टॉप क्लास एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और उस टाइम चीफ होते थे जनरल किचनर। उनके आपस में क्लैश रहता था, हुई सुप्रीम। तो कर्जन के टाइम पे जो है बंगाल का 1905 में डिवीजन हुआ। दैट वाज मोर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जो कि उन को एहसास हुआ। और जो 1911 का जो दरबार की जो मीटिंग हुई, उन्होंने किसी हद तक उसको करेक्ट करने के, पैसिफाई करने की कोशिश की। क्योंकि 1857 में तकरीबन बाहर हो गया था अंग्रेज। ये तो अगर गोरखाज और सिख्स की कॉन्टिजेंट नहीं आता तो 1857 कामयाब हो गया था। और दूसरा, 100 साल पहले आजाद हो गए थे हम। हाँ, वी वुड हैव बीन इंडिपेंडेंट। और एक और है जो जिसके बारे में कोई बात नहीं रहा, वो है दिल्ली का फेंस सिटर्स। जो दिल्ली में उस समय लोग थे और उस प्रशासन का हिस्सा थे, वो दे वर डूइंग फेंस सिटिंग कि ये कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो वो ओपनली उसको सपोर्ट नहीं कर सके। और तीसरी बात ये है कि बहादुर शाह जफर लाने का तो और कुछ नहीं है। जब आप एक किसी ताकत को हथियाते हैं तो आपको पहचान चाहिए, और उन लोगों की स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान उनके पास नहीं थी। तो वो बहादुर शाह को उसने बहादुर शाह को वो रिकग्निशन देने के लिए दे हैड टू ब्रिंग इन। उसकी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। वो तो कह रहा था मन क्यों छेड़ो हो, मतलब बुढ़ापा बड़ी मुश्किल से कट रहा है। बोला ना ना तू आजा, हम ताज फेर पर आएंगे। उसने फिर अपने नवाबजादों को शहीद करके एक ऐसी मिसाल छोड़ गया, और उसने जो कहा है कि 2 गज जमीन ना मिली, वो इट्स ए फेमस कपलेट। इट शोज इज फीलिंग फॉर दैट। सो हरियाणा को समझना है तो 1857 को समझे बगैर आप हरियाणा को नहीं समझ सकते। 1857 में हरियाणा के लोग क्या कर रहे थे? कैप्टन हडसन एक बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर हुआ है। तो उसकी एक, जब ये यहाँ थे तो उसका एक एक्सपीडिशन है। हसनगढ़ का एक रसलदार बिसारत अली खान था। ये कैप्टन हडसन वही थे जो मार गए थे? हाँ, गए थे? नहीं, कैप्टन हडसन जिसने ये जो लाल किले पे आके कब्जा किया, वॉज ए वेरी क्रूअल मैन। उसका एक एक्सपीडिशन है, उसमें बैटल ऑफ खरखौदा भी है। हाँ। उसमें जो लीड कर रहा था कैप्टन गफ था, उसको वहाँ वीसी मिला है। हडसन जो है रोहतक की तरफ जब बढ़ा तो उसका कॉन्टिजेंट यहाँ मार खा गया। तो उसको किसी ने पूछा कि व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड यू फेस? ही सेड 2 sticks। तो 2 sticks पता है आप क्या थी? नहीं जी। वो हमारी 2 संजेड़ी थी। अच्छा। जेल से मार खा गया। That was the weapon we had। आप अगर हरियाणा के सोल्जर का वो देखें तो तलवार भालों की हमारी कहानी नहीं है। हाँ, हमारी कहानी थी जेड़ी की है, फरसे की है, कुआड़िए की है। ये इस टाइप की वेपनरी होती थी। हमारे यहाँ तो वेपन्स भी नहीं होते। उन्होंने लिखा है कि मैं जेली से। यस, इट इज देयर ऑन रिकॉर्ड। आप 1857 को पढ़िए।
एक अमरीश मिश्रा जी हैं, उनका द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक किताब है, उसकी 2 वॉल्यूम हैं। उसने पूरा इन बैटल्स के बारे में लिखा, वो मेरे जानकार हैं। उनको साथ लेकर मैंने एमडीयू में एक सेमिनार भी कराया था 1857 में, वेरी सक्सेसफुल वन। तो जितना रिसर्च वर्क श्री अमरीश मिश्रा जी का है, आई गॉट द कॉपीज विद मी, मैंने थॉरली पढ़ी है। और उसमें सही माने में 1857 को कहाँ रजिस्ट्रेशन है। अभी आप लिबासपुर वाले उद्यमी राम जी का देखें, हाँ, ऐसा तो कोई उदाहरण है ही नहीं जो आपको मिलेगा कि आदमी 20-21 दिन लटकता रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इज ड्रेन्ड आउट एंड ऑल दिस थिंग। मैं गया था लिबासपुर में, अभी भी उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं हैं। 2-3 गांव और भी हैं जहाँ पे आज भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं, इतने साल हो गए मैं। तो 1857 को जाने बगैर हरियाणा का सही मानने में स्वरूप एज ए सोल्जर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है। हम अल्टीमेटली उसको थोड़ा सा बहुत ही जो कर चौधरी छोटूराम जी की आइडियोलॉजी का हमने कुलियाम बंद करके सांपला गड्डी है गोरे गाड़ दिया, उस पर काम नहीं किया। हाँ, बस मारा राम छोटू राम बस इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, पढ़ते नहीं। खासकर एक बात कहते हैं, वो कह के गए थे, मेरी 2 बात मान ले, दुश्मन को पहचान ले, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान। वो आज तक और सबसे ज्यादा यही नहीं करते, यही चीजें नहीं कर पाए हम वही चीजें नहीं कर पाए। देखिए आप मैं थोड़ा कभी भी मैं ये कंठ तक सीमित वाणी है हमारी, जो जहन में उतरेगी कर्म उसी से उपजेगा। अगर कंठ तक तो आप यहाँ तक अगर सीमित है तो आप कुछ भी कह के और शाम 4 बजे पल्ला झाड़ कर ठेके के सो जाओ जी, वो उससे बात नहीं बनती। देन यू आर नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल एज ए सोल्जर, यू शुड बी, दैट्स माय वे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हरियाणा को प्रशासनिक नहीं सांस्कृतिक रूप में ही डिफाइन किया जा सकता है। अगर प्रशासनिक हो तो एनसीआर में तकरीबन 3500 स्क्वायर किलोमीटर तो निकल चुका है। जो उन वहाँ रिसोर्सेज को भोग रहे हैं वो एक भी ये नहीं कहता कि मैं हरियाणवी हूँ। नहीं जी, वो दिल्ली एनसीआर बोलते हैं इसको। मैं कई बार बता चुका वो। हाँ। मैं गुड़गांव गया हुआ था। हाँ। तो मेरे एक दोस्त है वहाँ एक एमएनसी में काम करते, बड़े पद पे। तो हम किसी ऐसी सड़क पे आ गए जिसमें बहुत गड्ढे थे। तो उसने कहा, यार धर्मेंद्र, ये केजरीवाल कुछ भी काम नहीं कराता हमारे गुड़गांव में। मेरी हंसी छूट गई। बोले हंस क्यों रहा है? मैंने कहा, गधे, ये गुड़गांव केजरीवाल के अंडर में नहीं आता, हरियाणा में। बोला हरियाणा में है हम? मैंने कहा हरियाणा में नहीं, गुड़गांव हरियाणा का ही हिस्सा है, फरीदाबाद भी हिस्सा है। बिल्कुल। बोले यार लगता ही नहीं है, ये तो हमारी तो दुनिया ही अलग है। वही है ना, दैट इसी जो हमारे जैसे आप जैसे सामाजिक विचारक हैं, हरियाणा को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है इमेज कंस्ट्रक्शन की। हमारी इमेज एज ए हरियाणा स्टेट वो इतनी ओपन एंडेड, इरेगुलर सी, डिस्कनेक्ट है, जबकि हमारे जैसी विरासत किसी के पास नहीं है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ और कि ऐसी विरासत किसी के पास नहीं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मेरे अलग पॉइंट हैं वो, आई विल टेल यू। तो इन बातों को ध्यान में, एज ए सोल्जर हाउ आई सी इज दैट ए सोल्जर इज 50% फार्मर एंड वाइस वर्सा, मतलब ओवरलैपिंग है पर्सनैलिटी फार्मर की सोल्जर की जी। आप जो खेत है, इट इज़ लाइक आवर ऑब्जेक्टिव इन वॉर। अभी इसको डिफेंड करना है, इसको सजा के रखना है, इसको आखिरी दम तक मैं इसको ये करूँगा, मैं इसमें वैल्यू एडिशन करूँगा। लैंड का भी ऐसे ही है। लैंड के भी 2 रूप हैं, फॉर रेवेन्यू पर्पज एंड फॉर वैल्यू एडिशन। किसान उसमें वैल्यू एडिशन करता है, उसने नड़ा होगा, जाड़े खोदेगा, डोले डाले ठीक करेगा, नाके ठीक करेगा। जैसे बारिश होगी सबसे पहले भागेगा, नाके ने संभालेगा। बिल्कुल। तो ये है वैल्यू एडिशन। वेर जो दूसरा खरीदता, फॉर हिम इट इज ए रेवेन्यू, ही इज नॉट कंसर्न कि वो उबड़ खाबड़ है, पड़ी है, उसमें खरपतवार हो रहा है, ही इज नॉट वरीड अबाउट इट। उसी तरीके सोल्जर का है। हमें कहीं पर भी ये बता दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट है, हम उसको डिफेंसिव बनाने के साथ साथ इतना सुंदर बनता है कि वहाँ हम रहते हैं।
अभी मैन आर डिफेंस हमारे मोर्चे में वहीं पे हमारा रहना है, हमारे वेपन्स हैं वहीं पे, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा लॉजिस्टिक्स है, सब कुछ। तो एक अपने आप में एक ऐसी कॉलोनी है। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं। तीसरी बात जो है ये है कि हरियाणा की जो लोकेशन है, जोग्राफिक लोकेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन 8-9 वॉरिंग रेसेस हैं वर्ल्ड में। सेंतोइज़म, कन्फ्यूशियनिज़म से लेकर जैनिज़म, सिखिज़म, इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, सबको अगर आप मिलें, जो भी हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाहता है उसको दिल्ली अपने कब्जे में लेनी है। हाँ, दिल्ली तो इसमें जोग्राफिकल फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। और जितनी भी डिसाइडिंग बैटल हुई हैं, आप कभी से ले लीजिए, तकरीबन 29 मेजर एग्रेशंस हुए हैं। वो सारे के सारे डिसाइडिंग बैटल्स हैव बीन फॉट ऑन द लैंड ऑफ हरियाणा। वो एक कॉमेडियन है, वो कह रहा था कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई। हाँ। बोला जब मैं बड़ा हुआ तब पता चला 3 लड़ाई में हमारा कोई रोड़ा कौन था। अच्छा, वो रोड़ा क्यों नहीं था? अच्छा, ये भी एक बड़ी अजीब इधर लड़ाई हो रही है, इधर हमारे बुढ़े बैठे के होका फिर लड़ लो। वो अजीब बात है, बिकॉज हमारे जो जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने बसासत की, खेड़े की नींव रखी और उसको हर रूप से, दे वर वेरी अवॉर्ड साइंटिस्ट बाय द वे। अगर आप उनकी गांव की बसासत देखें तो लेवल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उस मुताबिक से ग्रीनरी, पॉन्ड्स आर ऑल अराउंड, फिर कौन काम से रिलेटेड की लोकेशन, ये वो करके इट्स ए वेरी डीप साइंस। गलियां बंद हो जाती थी आगे जाके। यस, बिल्कुल, इट इज ए फैक्ट, बिकॉज दे वर फार अहेड ऑफ अस। घर ऐसे बनते थे, हमारा जो पुराना घर था, हाँ, दरवाजे में से हाँ, पीछे सोफे तक का कुछ नहीं दिखता था। हाँ। दरवाजे की चीज दरवाजे में खत्म हो जाती, वो खत्म हो जाता है। दरवाजे अब क्या, दरवाजे सीधे, अब तो सीधा ही आप किचन में पहुंचते हैं। हाँ, वहां तक दरवाजे का अलग दरवाजा है, विशाल का अलग है, कोई दरवाजा किसी से सामने आमने सामने नहीं है। अच्छा, जनरली फोकस होता था नॉर्थ ईस्ट पे, भाई सूर्य उदय होता है। अच्छा, फिर कोई भी घर बगड़ के बगैर नहीं होता था। हाँ, बगड़ तो जरूरी थी, है, ओपन स्पेस बहुत जरूरी, आंगन सबके घर में होता था और सब कुछ होता। तो वो जो है, उन्होंने फिर एक इंटीग्रेशन का जज्बा दिया कि हमने अपने गांव को, अंग्रेजों ने तो इनको क्वासी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बोला है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। हमारे गांव को अंग्रेजों ने छेड़ा भी नहीं, उन्होंने रिपब्लिक को नहीं छेड़ा, बिल्कुल नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा भाई हमारे, इसलिए हमारे यहाँ प्रशासन कभी आने से हिचकिचाता था। अभी भी वो थोड़ा सा पर्दा है, लेकिन वैसे चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो लड़ाइयाँ होती रहती थी, वो हमारा हल चलता रहता था, हमारी जो दिनचर्या है वो चलती थी, क्योंकि दे न्यू कि भाई इनको छेड़ना मतलब मुसीबत लेना। उसके साथ साथ उन्होंने फिर एक सोल्जर का जो स्पिरिट है वो डेवलप होती है, और वो हमारे जो जवान हैं उन्होंने हर लड़ाई में साबित किया है। उससे ये नहीं है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, वो एक जज्बा है। सियाचिन में मेरे साथी इसी ने मेरे को जिंदा रहा, जज्बे ने, ये जज्बे ने। अदरवाइज मेरे पास क्या था, कुछ भी तो नहीं था। कहाँ 500, वो वेल इक्विप्ड एंड आई एम ओनली विद 15 विद नो फूड, नो एमिनेशन। जो एमिनेशन मैं अपने साथ उठा के ले गया बस वही था। उसको भी देख के खर्च करना था। बिल्कुल। वो सबसे पहला रॉकेट लॉन्चर से राउंड मैंने खुद फायर किया, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर रहा वेपन्स का। तो मैंने कहा भाई एक राउंड वेस्ट हो गया, हम कोई 10-15 ही उठा के ले गए थे, एक वेस्ट हो गया, मतलब इट मीन्स अ लॉट, आई विल फायर माई सेल्फ। तो उस समय की लड़ाई में सबसे पहला रॉकेट लॉन्चर मैंने खुद फायर किया था। तो वो ये जज्बा देता है हरियाणा की। फिर एक और ख़ास बात ये है कि जैसा कुदरत ने हमें नवाजा है, बेस्ट पीस ऑफ लैंड, अच्छी क्लाइमेट, हाँ बहुत अच्छा क्लाइमेट, और फिर जो है पानी की सुविधा चोई छोटराम जी की देने बेसिकली। पहले नहीं था, पर पहले नहीं ले लिया पानी, हमने वो कुछ भी लेना है, बाकी अच्छे संसाधन है। इनफैक्ट हरियाणा को या फिर इस रीजन को मैं सेंट्रल एशिया की एक्सटेंशन समझता हूँ, राइट अप टू विंध्याचल। क्यों कि अगर आप जितने भी एग्रेशन आए
वो 99% ब्रिटिश को छोड़ के उधर से आए। तो आप इमेजिन कीजिए कि वो शुरुआत कैसे होती होगी। वो ज़्यादा हैबिटेशन नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है। तो एक दिन इंसान ने वो पीनते उन्होंने कहा होगा भाई नून चालो, नून रिसोर्सेज ज़्यादा है, इकट्ठे हुए होंगे, पहाड़ पार किए होंगे, फिर नदियाँ फेस की होंगी, उसके बाद में फिर वो साइज बढ़ता गया, क्योंकि जो बीच में जो नंबरदार थे उन्होंने अपनी एलिजियंस उनको दी होगी, अब भाई तुम मन न मन चढ़ो, तुम और आगे न हो। आज तक बनते बनते उनकी साइज और टैक्टिक्स बदलती रही, रिसोर्सेज ज़्यादा यहाँ थे। आपको मैं बता दूं, सतलुज के नॉर्थ में हिंदुस्तान की डिसाइडिव बैटल कोई नहीं हुई है। अच्छा, आने जाने का रास्ता रहा, वहाँ पे छोटा मोटा होता रहा। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान की तरफ फोकस किया, उस तरफ सतलुज के उधर उधर जितना भी हुआ है वो कहानी वहाँ तक की है। इधर वाली में राजशाही नहीं हुई, यहाँ पे लोकशाही के रिवाज है। हमारा ये भी डिस्टिंक्ट है जी। हमारे यहाँ राजशाही का असर नहीं है, लोकशाही है। अब जब लोकशाही है तो लोगों को मजबूत होगा तभी तो शाही चलेगी। बिल्कुल जी। तो ये भी यूनिकनेस है। फिर दूसरा क्या है कि हरियाणा में जो सोशल टेपेस्ट्री है वो जाति आधारित नहीं है जी, वो काम आधारित है। अब काम कोई छोटा नहीं होता, काम तो काम होता है जी। जो उसको छोटा बड़ा कहते हैं वो खुद काम नहीं करते। ये भी एक क्लास है ना, काम ना करने वालों की। यस। तो फिर ये भी देन वहाँ की है, क्योंकि फौज में होते हुए एक सैनिक, उसकी मानसिकता वैसी होती है, उससे आप कुछ भी काम कर लो वो खुद करेगा, खुद ही करेगा। तो ये सब चीज़ें जो है हरियाणा की पिकुलरिटीज में आती हैं। दूसरी फिर एक बात है, फिर छोटूराम जी ने संभाला हमारे को और दिशा दी। फौज ने वापस क्या दिया, जब ये वहाँ से वाए, बीमारियाँ आई, प्लेग वगैरह आया, एपिडेमिक्स आए, लेकिन उसके साथ में उन्होंने एक विचारधारा छोटूराम जी की अगुवाई में सबसे मेन जो इशू है वो दो हुए। वन इज एजुकेशन एंड सेकंड इज हैबिटेशन। हमने मकान अच्छे बनाने शुरू किए, हमने विमेन पे ध्यान देना शुरू किया। 60s में, लेट 50s में हमने लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान दिया। इसमें हमारे दैया खाप ने, कैप्टन जयलाल जी थे हमारे प्रधान, उनके टाइम पे मेरे दादाजी भी उनके स्पोक्समैन होते थे। उस टाइम पे एजुकेशन में, और ये जो फालतू खर्च होता है शादियों में, उसके ऊपर रोक लगाई। पंचायत हुई थी बहुत बड़ी, बहुत जोर। फिर हमारी बरौना की पंचायत हुई। ये सब सामाजिक दिशा देने के ये काम करते रहे। ये सब छोटूराम जी और उनके सहयोगियों की वो देन है। भाई अकेला आदमी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, पर वो विजन था उनके पास, उनका विजन था। अनफॉर्चुनेटली हमने उस विजन को समझा नहीं, क्योंकि देश को आज़ाद करने की तैयारी अगर हुई है वो सिर्फ पंजाब में हुई है। गांधी जी से एक बार पूछा था एक रिपोर्टर ने कि आपका क्या विजन है, आप देश की आज़ादी मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई तुम चलो, हम अपना बहुत खुद देखेंगे। वो तो कोई तरीका नहीं। वेराज 1923 से 1945 तक चौधरी साहब की अगर वो उस समय की एक्ट्स, उनके स्पीचेस, उनका थ्रस्ट लाइन अगर आप सोचें तो ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं है कि जो बिल्कुल ही रॉ उससे एक वो चीज़ खड़ी करते हैं। इनफैक्ट मैं उनकी पर्सनैलिटी को 12 दरी परसोना ऑफ सर छोटूराम बोलता हूँ। अच्छा, वो उसके 12 रूप थे, वो एक रूप ही नहीं थे। गांव के स्कूल से चल के सेंट स्टीफन में पहुंचना छोटी बात नहीं थी कोई उस समय। मैं कहता सोच नहीं सकते। आज भी सेंट स्टीफन्स में किसी का एडमिशन होता है ना, आप मानते हो, गर्व की बात है। और उस समय का जो स्टेफेनियन उनकी जो मैगजीन है उनमें उनका लेख रूरल डेवलपमेंट में है। वो आज भी जो है वो उसका फाउंडेशनल आप कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। फिर लीगल ल्यूमिनरी, आप जो है नेहरू, गांधी, जिन्ना, अंबेडकर, ये सब फॉरेन ट्रेंड लॉयर्स थे।
एडवोकेट थे, सर छोटूराम और वल्लभ भाई पटेल जी। वो लोकली ट्रेन थे और लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इन्होंने प्रैक्टिस की, और लोगों क्लाइंट और उनका जो जो वो सीधा होता है। संबंध था। सबसे बड़ी बात जो सही मायने में हम नहीं कह पाए, वो मोनेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी। धर्मेंद्र भाई, आप जानते हैं कि पैसा नहीं था समाज में। हाँ, पैसा तो जी, हाँ। उस टाइम मैं उस दौर 40 साल की उम्र में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने हरियाणा का वो रूप भी देखा है कि अगर पड़ोस में बटे हुआ आ गया तो सब्जी भी एक दूसरे के यहाँ से कटोरी मांग थे। इवन बटे को देने के लिए 5 रुपए भी मांगने पड़ा करते। ऐसा दौर देखा है। तो उन्होंने जो है इस बात को पकड़ा, और ये वही आदमी पकड़ सकता है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा भाई तुम एवरेज साइज ऑफ फैमिली 4-5 है, एक खेती के लिए, एक पशुपालन के लिए, 3 तुम सरप्लस हो, आओ मैं तुमने काम दिवा दूं। वो शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखिए कितने बड़े। कि आने वाली जनरेशन, जितने हमारे हरियाणा में तकरीबन 5 तो चीफ बन चुके हैं, और तकरीबन इनका बैकग्राउंड देखें ना, रूरल एंड सर्विस बैकग्राउंड से। आप जनसुहाग साहब को देख लीजिए, सारे गांव के लोग हैं। और जब हमारे फौज के लोग बाहर में गए, देखा दुनिया में, पता चला समुंदर भी है, तो उसमें गीत बने हैं, ताता पानी ये समुद्र का है। नहीं तो हमारी महिलाओं को क्या पता ताता पानी समुद्र। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर 1914 जब ये पहली बार यहाँ से जो लाहौर और लखनऊ डिवीज़न और मेरठ ब्रिगेड वगैरह, मेरठ डिवीज़न गए हैं, उसमें 6 जाट लाइट इन्फेंट्री का पहला हमला था। फेस्तुरबर्ग, ये फ्रांस में जगह है, और पहली बार जर्मन्स को रियलाइज़ हुआ कि ये कौन लोग आ गए, इतने लंबे तगड़े और इतने अच्छे सोल्जर। पहली शिकस्त जर्मन को हमारे लोगों की दी हुई है, और वहाँ से फिर इतिहास डिफरेंट दिशा में चलता है। अल्टीमेटली इट एंड्स अप इन द डिफीट ऑफ जर्मनी। अनफॉर्चुनेटली हम इस विरासत की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसको आजकल बड़ा दूसरे टाइप से देखते हैं। आजकल दिमाग में प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा है, पहले नहीं था इतना। उसका कारण है भाई, क्योंकि हमारे लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। हमारे युवाओं में भी रीडिंग हैबिट नहीं है, खत्म, फोन के मोबाइल पे आ गए, और बड़े बनाए न गाँव हैं। अरे कम से कम इतनी किताबें हैं, इतनी लाइब्रेरीज हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में भी देखें तो फुटफॉल्स बहुत कम है। मैं जींद यूनिवर्सिटी में 1 साल रहा, मैंने बहुत यूनिवर्सिटी सिस्टम को बड़ी डीपली स्टडी किया। तो वो नहीं है, बिकॉज दैट कल्चर इज फिनिश्ड। और खासकर अब जबकि टीवी और मोबाइल के ऊपर आ गया, हम समझते हैं कि सब ऑथेंटिक है। ऐसा ऑथेंटिक नहीं है, कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरीके से जो है, कमिंग बैक टू हरियाणा, फिर जो असली बात ये है कि हरियाणा के 3 पहलुओं की मैं बात करूँगा। 47-48 में जितने भी हमारे भाई आए, वो 80% इसी एरिया में आए। उसके बाद में 66 में जब हमारा डिवीज़न हुआ, हमें हरियाणा नहीं मिला है, बिकॉज जो डिवीज़न था वो लिंगुअल बेस्ड था। भाषा की दृष्टि से था जी, लिंगुअल बेस्ड था। जो हमारे पंजाब के भाई थे, वो पंजाबी सूबा मांगा उन्होंने, तो लिंगुअल बेसिस बना। मांगा था हमने, पंजाब मांगा था, तो हमें इसका मतलब हिंदी सूबा मिला, हमें हरियाणवी सूबा नहीं मिला। इस बात को कोई नहीं कहता। और तीसरी बात जो है, इंडिया को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस 1947 में मिली, लेकिन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में आई। उसका असर, जो पॉलिसीज बनी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जो रीलोकेशन हुआ, वो सारा का सारा हरियाणा में एक अलग रूप धारण देखने को मिला उसका। मैं इसको आपको मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल नारा है, अनफॉर्चुनेटली है, मैं इसको अनफॉर्चुनेटली मानता हूँ, 35-1 का। ये पॉलिटिकल नारा है, पॉलिटिकल नारा है जी। मैं आपको सामाजिक नारा देता हूँ, जो कि सांस्कृतिक असर डालता है, वो 36-2 का।
36-2 का क्यों? क्योंकि जो 47-48 में जो कल्चरल चेंज आया उसका असर हरियाणा पे हुआ, और 91 के बाद में जो डेमोग्राफिकल चेंज आया वो 91 की पॉलिसीज़ के बाद आया। इन दोनों का असर हरियाणा पे और इतना है कि हरियाणा रियली इज ऑन ए बैक फुट कल्चरली। मैं कल उसकी एक स्टेट्स ऑफ स्टेट्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था। बिकॉज अगर आप पूरे भारत में हाँ 10 पैरामीटर ले लें, जिसमें हेल्थ का ले लें आप, हाउस का ले लें, ओबीसी का ले लें, माइनॉरिटी किसी का ले लें, किसी भी पैरामीटर पे हरियाणा टॉप 3 स्टेट में नहीं है। बिल्कुल, इट इज ओपन, फ्री फॉर ऑल। आप जिसको ये सोचते थे आप हरियाणा की हम प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में हैं, हाँ। हम किसी भी पैरामीटर पे कहीं अग्रणी नहीं है। बिल्कुल। और इवन हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, हाँ, हम उसको भी गंवाते जा रहे हैं, जा चुके हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बच्चों से अगर आप पूछो कि तीज पे हम क्या करते थे, तो हमारे बच्चे बता नहीं सकते। अब नोबडी, क्योंकि मैं तो युवाओं से अपनी कल्चरल हेरिटेज ही खो दी, उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। उनको छोड़िए, हम खुद डिफाइन नहीं कर रहे। मैं आपको एक मेरा सामाजिक सफर लंबा चौड़ा हुआ। आप हर मंच से कहते हैं कि पगड़ी से सम्मान है ना, आप कहते हैं ना, और हर एक मंच पर हर नेता कहता है इस ये जो सम्मान की पगड़ी आपने पहनाई है इसको झुकने, इसका मन रखो। जो चीज सेरेमोनियल रूप धारण कर दे, इसका मतलब वो खत्म हो चुकी है। क्यों? पगड़ी पहनाने की जरूरत नहीं, पगड़ी तो हमारे सिर पे ऑलरेडी होती है। वो वैल्यू तब तक रहती है। हम जो है, हमारे बुजुर्गों के कंधे पर चद्दर होती थी। हाँ। चद्दर एक जिम्मेवारी की निशानी है, चुटकुला है उसका मल्टीपर्पज होती थी। थोड़ा लाइट मोड कर देता हूँ आपको मैं। एक ताऊ अपने चद्दर यहाँ डाल के मेले में जा रहा था, तो वो मेला देखा उसने सारा दिन बढ़िया। घर आया तो ऐसे हाथ मारा, वो चद्दर किसी ने उतार ली। तो बोले ताऊ यार चद्दर कट गई। बोले तो मेला कैसा था? तो बोला वाह किसा मेला था, सारे चादर चोर इकट्ठे हुए थे। यहाँ अपना खेस रखते थे, खेस भी होता था, चद्दर भी होती थी। अब पढ़ने पर आ गए। हाँ, पढ़ने पर अब पढ़ना आ गया। वो गोड़ पढ़ना भी जो गांव में रहते हैं वो लोग डालते, शहर के लोग तो पढ़ने भी नहीं, वो भी नहीं करते। अच्छा, फिर जो है उसके पगड़ी की जगह हम कैप पे आ गए। वो भी हमारा, अगर आप देखें अक्रॉस द बोर्ड, मैं अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। आपको जैसे शादियों के फंक्शन में दे, वो सेरेमोनियल को छोड़ के आम पहरावे का हिस्सा आपको 1-2 आदमी मिलेगा। इसका मतलब इट इज ऑलरेडी आउट ऑफ इट। फैशन तो हम क्या पहनेंगे ये तो बाजार तय करता है। हाँ, बाजार तय करने लगे। और हमारी रीस करने की आदत डिसाइड करने, अगर इसने ऐसे पहना है तो मेरे को और ब्रांडेड होना चाहिए। गाँव में आप चले जाओ, मैं बहुत बार ये बात नोटिस करता हूँ, कहता भी हूँ। हम जैसे किसी गांव में गए, वो भाग के ना ठंडा लेके आते हैं। हाँ। हम कहते हैं यार हम ठंडे की जरूरत कहाँ है? जरूरत नहीं। आप चाय पिला सकते हो, आप चाय नहीं पिलाना चाहते आप दूध पिला सकते हो, दूध नहीं पिलाना चाहते आप लस्सी पिला सकते हो। बिल्कुल। लस्सी छोड़ो, आप नींबू पानी पिला सकते हो। बिल्कुल। तो चाय कोई खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन बस बढ़ा रहे हैं सब। कल है ना, इसी बात पे कल मैं पानीपत में था। एक डॉक्टर प्रताप सिंह कुंडू हैं, उन्होंने जाट मेहर सिंह के ऊपर काफ़ी ऑथेंटिक काम किया, तो उसके लिए उन्होंने मेरे को बुलाया था। तो उनकी पोती कहने लगी, मैंने कहा मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे सोनीपत में मिलना है किसी। तो उनकी पोती आई, संस्कारी लड़की, आर्य समाज का पूरा परिवार संस्कारी। हाँ, पूरा। तो उसने पोती ने कहा कि देख लो दादाजी, रोटियाँ वक्त हो रहा है। तो मैंने कहा झिझक से, मना के खवास कहे, बोला बाजरे की रोटी खा। मगर मौज ना कर दी तूने। रायते के साथ में 2 बाजरे की रोटी खाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप उस भाव को जिंदा रखते हैं समाज में, वो आपके माध्यम से बहुत कुछ होता है। बिकॉज जो आपका पता है क्या है, जो अंदाजे बयान है ना, वो मुझे रूह तक टच कर गया, इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया। क्योंकि हमारी बराबरी है ना। वो जो है, और ये सही माने में देखा जाए ना, ये उपवाद और ये इस टाइप की हमारा तौर तरीका नहीं है। हमारे बुजुर्ग बहुत रिस्पेक्टफुल होते थे। देखो कितना बड़ी बात है। देखो मेरे दादाजी बहुत सम्मान देते थे सबको। यस। पर मैंने उनको ऐसे झुके हुए कभी नहीं देखा। नहीं, पैर छूते हुए कभी नहीं देखा होगा।
ये हमारी और कल्चर कोई है। उनके पाँव छू भी देता था ना, हाँ। उन्होंने कहा ना भाई यो काम ना यो काम ना करिए। हाथ जोड़ दिया अगर राम राम कर दिया। उसका कारण पता है क्या, कि हम बराबरी में यकीन करते हैं, चाहे कोई भी हो। जो इनफैक्ट जो छोटूराम की ये देन है सोशल टेपेस्ट्री की, उसको उन्होंने फोकस किया। देन तो हमारे पूर्वजों की है, तो उसको जिंदा रखा और उजागर करके सोशल टेपेस्ट्री, ऐसी हरियाणा जैसी सोशल टेपेस्ट्री आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ पर जिनको हम छूटी जाते हैं, मेरे दादा दादी की जो 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 फैमिलीज़ के साथ जो कनेक्शन था, मैंने अपनी दादी की और वो हमारी दादी आती थी लंबो, उनकी बातें सुनी है बचपन में। अरे क्या रस था उसमें, और वो मेरा आधार रहा है मेरी पर्सनैलिटी का। बिल्कुल जी, मैं तो इन बातों का बहुत चासड़ू था, मैंने तो छोड़ी नहीं बातें कहीं भी, और वही हमें जिंदा रखे, वही मुझे एक हरियाणवी के रूप में जिंदा रखे हुए। यस, ये हमारी विरासत है। और जो विरासत से टूट जाता है ना धर्मेंद्र भाई, उसका वजूद तो कुछ बच्चों नहीं को होता। जिस स्कूल में एडमिशन कराया, मैंने बोले जी आपको कुछ, मैंने कहा एक ही सवाल पूछना है, आपके यहाँ ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि हरियाणवी बोलने पे बच्चों पे फाइन हाँ, लगेगा? कोई प्रतिबंध हो? बोले जी कि अगर ऐसा हो तो मैंने कहा फिर तो मेरी फीस से ज्यादा है ना, बालकों की जुर्माने का खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे बालक तो हरियाणवी बोलते हैं कि मेरे तो डट्टा नहीं जा और तुम जुर्माना लगाते रहोगे। आई एग्री विद यू, क्योंकि आदमी जो है ना अपने वास्तविक रूप में आवे आता है जी। कितनी देर आप औपचारिक में। कमिंग बैक टू हरियाणा, आपको जो है जिस तरीके से बदलाव, जैसे जितना बदलाव आज हो रहा है और जिस गति से हो रहा है, उसको सही मानने में हम हैंडल नहीं कर पाए। बदलाव कुदरत का नियम है, होगा, आप उसको रोक नहीं सकते और आपको रोकना भी नहीं चाहिए जी। आप उसको हैंडल करने की तैयारी कर सकते हैं। क्या हम सही मानने में, अगला सवाल ये है, क्या सही मानने में हम अपने युवाओं का मार्गदर्शन कर पा रहे हैं? जो आज की जनरेशन जो है, हमारे जैसी जनरेशन है, क्या वो अपनी जिम्मेवारी निभा रही है? मैं दावे के साथ में नहीं निभा रही है। नहीं है सर, फॉर्चुनेटली गैप आ गया। ये भी एक मेन चैलेंज है कि जो सोशल डिस्कनेक्ट आया है वो अपने आप में बहुत बड़ा रूप लेगा और हमारे वजूद पे असर डालेगा। जो सामाजिक विचारक हैं उनको इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, अपनी सोच के बियॉन्ड जाके जी। तो उसके ऊपर करने की बहुत ज़रूरत है। अगले स्वरूप के बारे में बात करने के लिए मैं युवाओं पर आता हूँ। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में 1 साल रहा मैंने, और मैं हालांकि वीसी साहब ने कहा था कि हम आपको अच्छी अलग से एकोमोडेशन देंगे, ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बॉयज़ हॉस्टल में रहूँगा। मैं 1 साल बॉयज़ हॉस्टल में रहा ताकि बच्चों से इंटरेक्शन कर सकूं, और मैं उनको वहाँ पे जो उनका मेस था मैं उसी में डाइनिंग करता था। मैं उन्हीं के साथ में शाम को बाहर बैठना या बातचीत करना, वो क्योंकि मेरे लिए एक, आई एम ए गुड लर्नर, मेरी लर्निंग की प्रोसेस अभी भी जारी है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं किसी से कोई नई बात सीख लूँ, बिकॉज वन मस्ट कंटिन्यू टू लर्न। अदरवाइज तो आर्मी से आने के बाद में मुझे किस चीज़ की, क्योंकि मैंने कहा कि पे बैक मोड में आ जाए। अभी समाज से मिला बहुत कुछ, देश ने तो इतना सम्मान दिया, बहादुरी का अवार्ड दे के। मैं ऐसा आदमी हूँ जिसका 1 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में और 2 बार हरियाणा के गजट में मेरा नाम है। हरियाणा की सरकार आज भी मुझे 1 लाख रुपए साल के देती है, तो मैं तो इनका बहुत आभारी हूँ। तो मेरे को इतना मिला, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मिला, तो उसका हिस्सा मुझे वापस करना चाहिए। कि मेरा मानना है कि 60 साल के बाद अगर वापस नहीं करते हैं तो आपकी मुक्ति होना मुश्किल है। मैं ज़्यादा अध्यात्म उसमें बिलीव नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल, मेरा अपनी सोच है। पता है सर, जितनी सोसाइटी हम देखते हैं ना, सिविलाइज सोसाइटी या विकसित देश जितने, उनमें एक ट्रेंड मुझे कॉमन मिला है। वो ट्रेंड ये है कि वो सोसाइटी को वापस देते हैं। यस। और हम जो लोग हैं, हमारे अंदर एक कमी है, हम सोसाइटी से लेने की उम्मीद ज़्यादा रखते हैं, देना नहीं चाहते। मानते हो ना इस बात? हाँ। जब मैं रिटायरमेंट होकर आया तो मैंने सिर्फ यही तैयार किया था, अजमेर सिंह, एक कुर्ता पजामा, वो भी भाई का पुराना मिल रहा करता, भाई कॉलेज में था,
उसी से संतुष्टि थी। और आज तेरे पास क्या नहीं है? सब कुछ है, मान सम्मान, साहूकार वो है धर्मेंद्र भाई जितनी पेंशन है जितनी खर्च भी नहीं कर पाते नहीं, जिसकी जरूरतें कम हो। ना मैं शराब पीता, ना मैं स्मोक करता, ना मेरा और कोई फालतू का खर्चा। तो फिर मैं क्या करूं? कम से कम वैचारिक रूप से जो है मैं किसी को 2 बात बताऊं तो मैं समझता हूं ये भी पे बैक है। पे बैक है जी, पे बैक करना भूल गए साहब। हम जो है अपने इतने फॉर्मल होकर अपने चारों तरफ के दायरा खींच लिया। उसके बाहर जाने में मेरे यार दोस्त मजाक करते हैं, कहते यार सुना तू गौशाला में जाने लगा, तू तो साला कभी ऐसे था ही नहीं। मैंने कहा यार ये मैंने वापस देना है, अगर आप वापस नहीं देंगे तो आप गुड़गांव में बैठ जाइए बढ़िया पोस्ट कॉलोनी। बहुत सारे लोग बैठे ही तो हैं। निन्यानों पर वो मेरे से पूछते हैं कि यार टाइम नहीं कट रहा। आपके पास टाइम नहीं है? मेरे पास टाइम ही नहीं है। अभी मैं 2 दिन के लिए बाहर निकला हूँ, मैंने कम से कम 5 जगह मीटिंग की है। तो उसमें जो है बेटा कहते हैं पापा छुट्टी करा करो। छुट्टी तो बड़े लोग करते हैं यार। बिल्कुल, हमारे तो काम करने के दिन, काम करने के लिए है। छुट्टी करनी है तो कर लो, कोई काम हो तो खेलना है तो साथ में, पर काम करने के दिन तो काम करो। बिल्कुल छुट्टी क्या होती है? कोई छुट्टी नहीं। वही है ना जी। दैट इज यहाँ तक का जो है, अगर हम वो कहें तो अभी जो सही माने में देखिए, मैं पास्ट को ऐसे देखता हूँ, पास्ट इज ए रेफरेंस पॉइंट नॉट ए रोड मैप। गाड़ी जब चलाते हैं ना तो रियर व्यू में कदे कदे नजर मार ले हैं। मेन ड्राइविंग तो विंड स्क्रीन से है ना। तो हमारा फोकस, क्योंकि बदलाव इतना ज़्यादा हो रहा है हरियाणा में, हमारा फोकस विंड स्क्रीन के माध्यम से और उन लोगों को आना चाहिए जिनका पे बैक ड्यू है। देखिए जब तक वो लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि हमारी जिम्मेवारी है, जैसे वो अपने परिवार और अपने प्रति समझते हैं वैसे समाज के प्रति भी समझें, तभी तो उत्थान होगा ना। जी बिल्कुल जी, सही बात है। और वो एक मूवमेंट के रूप में आएगा और आना चाहिए। उसमें ऐसे लोग हैं जनवत साहब हैं, समाज से भी उतने एक्टिव हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में है, पे करते हैं वो वापस। बिल्कुल, ये पेइंग बैक ही है ना। उनकी जितनी आमदनी है उसमें से बहुत सारा हिस्सा वो सोसाइटी भाई उनका स्टेटस देखिए, वो बेसिकली उस संस्कारिक उससे बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने साबित किया है। तो ऐसे सभी को आना चाहिए भाई, क्या नहीं हमारे पास में। बिल्कुल। मैं धर्मेंद्र भाई जी मैं कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में वी आर द बेस्ट ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया, मिलिट्री पर्सनल। मैं इतनी गौशाला में घूमा, पलवल से लेकर सिरसा, नाथूसरी, चोपटा, बुआना, पता नहीं कहाँ पे, भट्टू कला, मैंने कहाँ मैंने गौशाला भी देख लिया, पलवल में डीप ब्रिज भी देख लिया। दूसरा फिर हरियाणा की एक और खासियत के बारे में मैं आपसे बात करूँ। आजकल फोकस जो है धर्म पे बहुत हो रहा है। तो धर्म, इतना धार्मिक औपचारिकताओं में फंसा हुआ हरियाणा का लाभ कदे नहीं हुआ। लेकिन कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूं आपको, जब औरंगजेब बना बादशाह यहाँ का, तो उसने कहा कि मैं साउथ की तरफ उनके बड़ काटूंगा। तो उसने जो है दिल्ली से चल के, दिल्ली आगरा से चलें तो फिर वो जो ब्रिज का एरिया है वो ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस बनता है। तो वो गेटवे है, इट वॉज ए गेटवे टू द साउथ का जो एक्सपीडिशन था, उसमें जो है अगर आप वीर गोखला से स्टार्ट करें, ऐसी लड़ाई तिलपत की देखें, उनका बलिदान देखें, उससे भी जो है उसके बराबर का बलिदान कान्हा रावत का देखिए। बहीन गांव है, मैं गया हूँ वहाँ पर उनकी समाधि पे, बहुत बड़ा गांव है जी। वो रावत खाप के प्रधान थे, उन्होंने कहा अपने सर्वे से भाई अगर जो यू आदमी धर्म परिवर्तन कर ले तो ये सारी पाल जो है वो अपने आप उसमें चली जाएगी। तो जब उसने तड़के उन्होंने कहा कि तेरे को जो है कहते तो कबूल कर ले और नाजतन ज़मीन में काट के तेरा सर कलम करेंगे। तो जब वो तड़के उसने ले जाते तो उसकी माँ ने पाछे तो रुका मारा, दखेरे का ना कदे बदल जा, सारी पाल तेरे पीछे खड़ी है। ये हमारी औरतों का कंट्रीब्यूशन है। मैं डेली के अंदर जो है औरत को भगवान मानता हूँ, उससे बड़ी ताकत कोई है ही नहीं।
आदमी का क्या है, ही इज बेसिकली फूड कलेक्टर एंड फूड ग्रोअर। उससे ज़्यादा मानुष का ब्योंत नहीं है, क्या है का भी है। क्यों, बाहर रहेगा, आपस में झगड़ेगा, 100 बात करेगा, लेकिन घर आमते हैं जो है बिल्कुल नो करके बढ़ेगा। ये सच्चाई है। मुझे तो हंसी आती है कि भाई हम चले गए ना, अब आप खुल के बात कह सकते हो ये। हाँ यस, नहीं तो पहले ईगो हर्ट होता है ये बात से। ना ऐसी कर, मैं बेबाक आदमी, बेबाक से हूँ, बिकॉज जो है ना साफ सुथरी बात कर लेता हूँ। दूसरी बात क्या है, तो उन्होंने जो है उसका सर जमीन में गड्ढा 7-7.25 फुट लंबा धाकड़ आदमी था, उसकी गर्दन काटी और वो एरिया न्यो का न्यो बचा रहा। पहली बात। दूसरी बात जो है, जब दादा कुशाल सिंह और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का जो सवाल है, दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई ऐसे उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। मानते हैं ना, लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं करता, उसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं थी। आदरणीय मनोहर लाल जी आए थे जब मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे जो बड़ खालसा में उनकी एक समाधि, उनका जो मूर्ति लगाने, मैंने दैया की तरफ से उनका स्वागत किया। दिक्कत अब सबसे बड़ी है कि जो स्टेट को संभालते हैं जो वो खुद इतने कास्टिक होते हैं कि वो दूसरों को क्या देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत सबसे बड़ी है। वही है ना, इसलिए वहाँ पे हमारे जैसे लोग आते हैं जी, ये काम हो जाए तो और भी अच्छा है। मैं तो उनका बहुत धन्यवादी हूँ मनोहर लाल जी का, कि उन्होंने एक छोटी सी जगह आकर वो उस मूर्ति का अनावरण किया और वो उस जगह को सोशल मीडिया में लाए। ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। उससे भी बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, वो शेरी खांडे का है। जब गुरु महाराज 10वीं पातशाही, हाँ हमारे गांव का है, जब वो नांदेड़ में जो पूरे हुए, तो उसके बाद उन्होंने बंदा बहादुर बैरागी, बंदा बहादुर सिंह को उनको कहा कि तुम जाओ और उसको पुनः स्थापित करो, क्योंकि गुरु महाराज के जाने के बाद में बाकी तो छोटा मोटा बिल्कुल बिखर गए थे, वो कोई लीडर तो ना ही, वो तो आम आदमी थे। फिर 21 आदमी, एक नगाड़ा, 5 प्यारे, एक निशान साहब, माता साहिब कौर जी जो उनकी दूसरी बीवी थी, और 11 सहयोगी, मैं ऐसे करके 21 लोगों का कॉन्टिजेंट खांडा में आके आए। वहाँ पे महंत किशोर दास जी का डेरा है, वो एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। भाई डॉक्टर राज सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही भव्य मंदिर उसी स्थान पे बना दिया। और वहाँ से हमारे लोगों ने, इसी रहे मीरनी दयाज ने, हुड्डा और ये जितने भी लोग थे, इन्होंने उसको मिलिट्री सपोर्ट दिया। और सबसे पहला 6 दिसंबर 1709 को सोनीपत की ट्रेजरी पर हमला हुआ। वो बंदा सिंह बैरागी का मिलिट्री कॉन्टिजेंट की शुरुआत है। ये भी हरियाणा की देन है। अब ये बताइए ना कि धर्म को बचाने वाला या धर्म को आगे बढ़ाने वाला, बताओ हरियाणवी से ज़्यादा कौन है? ठीक बात है। और सब धर्मों का, सब धर्मों का, ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म, सबको बचाता है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब कि आज भी हमारे गांव में सैयद है और अलग अलग जगह पे आपको मिलेंगे, पीर मिलते हैं। वो पीर के उस पे जाना, और ये मतलब वो जो रूप धर्म की परिभाषा जो आज देख रहे हैं वो हरियाणा की नहीं है। बाकी तो मैं एज ए छोटा सा आदमी हूँ, मैं मेरी अपनी सोच की बात कर सकता हूँ, वो हरियाणा की विरासत नहीं है। कि हरियाणा की विरासत तो खेत की है भाई, जहाँ से, क्योंकि आप ही कहते हैं अगर भूखे भजन ना होए गोपाला, मतलब पेट जो है गोपाल से बड़ा है। इट्स ए फैक्ट, आप ही कह रहे हो। सच है, ये तो बिल्कुल सच है। क्योंकि जब पेट भर लेगा तभी तो भजन होगा ना। और सो कहते थे कि धर्म और ध्यान भूखे लोगों की चीज नहीं है, भूखे चीज नहीं है। तो फिर वो देने वाला कौन है, उसको तो आप भूल गए और गोपाल को बड़ा करके कह रहे हो। तो फिर आप जो है ना, बी रियलिस्टिक, क्योंकि जब आप रियलिज्म के नज़दीक होते हैं ना, तो उसमें एक ऐसी ताकत आती है, तो इंटरनल डायनेमिक्स से अपने आप परवाह में आता है। सही है, बिल्कुल ठीक कहा। तो हरियाणा की तो अगर आप बखान करने लगे, मुझे लगता है हमें बैठना चाहिए वीकली या मंथली एक बार। यू मस्ट। मैं तो इनफैक्ट जो है ना, मैं डेस्टिनी में आजकल बहुत बिलीव करने लग गया। अच्छा। और देखिए कितने बड़े इत्तेफाक की बात है
कि मैं पिछले 2 दिन से आपके बारे में सोच रहा था कि आपसे मिला जाए, और मैं वो बागड़ी मेक पार्क से निकलता हूँ और आप सामने बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ताना बाना और ये कोऑर्डिनेशन लिंकिंग, टेलीपैथी कहते हैं, वो टेलीपैथी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। यानी बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। और मुझे तो बड़ा आपकी इतना लाइफ के बारे में इतना मुझे नहीं पता था। और आज तो इंट्रोडक्टरी सेशन ही था हमारा ये एक किस्म से। पर मैं चाहूँगा कि आप जब भी रोहतक में आप आएँ तो हम ऐसे कई सेशन करें, क्योंकि ये पे बैक करने का ही एक तरीका है। यस यस, कि जो आपके पास है अब इस नॉलेज जितनी भी हमने गेन किया आपने, उसको हम सोसाइटी को डिलीवर करें। वंडरफुल, वही सबसे बड़ी सेवा है। वही सेवा है। जिसके पल्ला ज्ञान वही बलवान। वही बोला। और बहुत बढ़िया दया साहब, भगवान आपको स्थायु करे और आप ऐसे ही सोसाइटी के। अब खास बात यह है कि आपका जो विस्तार है सोच का, वो रिलीजन और कास्ट से ऊपर उठा हुआ विस्तार है टोटली। नहीं तो क्या इसी धुरी के चक्कर काटते रहते हैं लोग। गलत है ना, वो आम आत्माएं होती हैं, वो गांव के गोरे का भटकती रहे। शुक्रिया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू।